ग्रीडी बहू मैजिकल कर्चीफ अपने लालच की वजह से कैसे परेशानियां झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला एक दिन जेवर की दुकान पर गई। वो दुकान बहुत बड़ी थी। उसमें कई सारे जेवर डिस्प्ले में थे। वो उन्हें देख रही थी। वो देखते देखते दुकान के बीचों बीच के नेकलेस के पास पहुंची। अरे वाह, ये नेकलेस कितना सुंदर है। जिसने भी इसका डिजाइन बनाया है बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसा कहते हुए विमला ने उस नेकलेस पर हाथ रखा। बस उसके छूते ही जोर से अलार्म बजने लगा। तुरंत वहां सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गए। विमला डर गई। क्यों रे, मेरे ही दुकान पर चोरी करने आई है? अरे नहीं नहीं। चुप रहो। अपने आप को देखा भी है? सोने के जेवर खरीदने की औकात भी नहीं। भाग यहाँ से। पास के बाजार में 10 का एक रोल्ड गोल्ड चेन मिलती हैं। जाकर खरीद ले। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ओए चुप कर, तब से देख रही हूँ बके जा रहा है। अपने जेवर अपनी जेब में रख, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोलते हुए वहाँ से बाहर निकलकर बगल की गली में एक ठेले पे टिकिया, रबर बैंड वगैरह खरीद लेती है। विमला खरीदारी कर रही थी कि बहुत तेज हवा चली। उस हवा में कहीं से उड़कर एक कर्चीफ विमला के हाथ के झोले में आ गिरा। विमला इन सब से अनजान थी। वहाँ से घर पहुंचकर अपनी खरीदी हुई सारी चीजें निकालकर टेबल पर रख रही थी। उसने जब उस कर्चीफ को देखा, अरे ये कहाँ से आई? मैंने तो नहीं खरीदी। चलो कोई बात नहीं। ऐसा कहते हुए उसने उस कर्चीफ को अपने सामान के ऊपर डाल दिया। उसके बाद उसने फिर अपने झोले में हाथ डालते हुए उसे उस कर्चीफ पर कुछ लिखा हुआ दिखा। इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। हाँ, उसने सोचा और पढ़ा। उसके पूरा पढ़ते ही कर्चीफ के नीचे की चीजें गायब हो गईं। विमला ने कर्चीफ हाथ में ली और सोचा, अरे मेरी चूड़ियां, बिंदी सब कहाँ गई? यहीं पे तो रखी थी, कहाँ चली गई? ऐसा सोचते हुए उसने अपने थैले में फिर हाथ डाला। गायब हुई सारी चीजें उसकी बैग में ही थी। ये देखकर विमला दंग रह गई और उन्हें फिर से टेबल के ऊपर रखकर उन पर एक और बार कर्चीफ डालकर उसने मंत्र पढ़ा। इस बार भी सारी चीजें गायब होकर फिर से उसके झोले में आ गई। लगता है ये कोई मैजिकल कर्चीफ है। एक बार फिर देखती हूँ। उसने सोचा और बगल में रखे टीवी रिमोट पर कर्चीफ डाला और मंत्र पढ़ा। बस वो रिमोट भी गायब होकर उसके झोले में आ गई। ये देख विमला का चेहरा खिल गया। अरे ये तो सच में मैजिकल कर्चीफ लगता है। इससे किसी भी चीज को गायब करके उसे अपने बैग में ला सकती हूँ मैं। हाँ, वो खुश होने लगी। इतने में उसे एक आइडिया आया। उस जेवर वाले ने मुझे डांटा था ना, उसको सबक सिखाऊंगी। उस नेकलेस को छूने की वजह से उसने मुझे इतना सब सुनाया था ना, अब मैं उस नेकलेस को ही गायब कर दूंगी, उसने सोचा। सुबह वो उस जेवर की दुकान पर पहुंची। दुकान में करंट नहीं था, पंखे नहीं चल रहे थे। सब लोग अपनी अपनी कर्चीफ से हवा कर रहे थे। विमला दुकान पूरा घूमकर बीच में रखी नेकलेस के पास पहुंची और चुपके से उस कर्चीफ को नेकलेस पे डाल दिया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पूरा होने ही वाला था कि करंट आ गया और दुकान के पंखे चालू हो गए।
वो पंखे की हवा से विमला का कर्चीफ उड़ा और विमला का मंत्र पूरा होते ही उसके सर पर आकर गिर गया। बस उसके सारे के सारे बाल गायब होकर उसकी झोली में आ गिरे। अरे मेरे बाल, मेरे बाल, अरे रे, मैं तो टकली हो गई। वो रोने लगी। उसे देखकर लोग भी हंसने लगे। विमला उस कर्चीफ को लेकर अपने घर पहुंची और रजाई ओढ़कर बैठ गई। सासू माँ वहां आई। क्यों री, बुखार आ गया क्या? इस तरह रजाई ओढ़कर क्यों बैठी है? उसने पूछा। विमला ने रोते हुए अपने सर से रजाई को हटाया। विमला के टकले को देखकर, ये क्या किया? सारे बाल मुंडवा लिए? नहीं सासू माँ, क्या हुआ कि उसने सासू माँ को पूरी बात बता दी। तू नहीं सुधरने वाली। इससे पहले भी एक बार मैंने मैजिकल टीवी दिया था तो तूने ऐसा ही किया था। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे बाल मुझे वापस दिलवाइए। ठीक है, उस टीवी के समय तूने उस मंत्र को उल्टा पढ़ा था ना, इस बार भी वैसा ही कर। हो सकता है तेरे बाल वापस आ जाएं। अगर नहीं आए तो? फिर ऐसे ही टकली बनी रहना। विमला ने अपने सास के कहे अनुसार उस कर्चीफ को अपने सर पर रखा और मंत्र को उल्टा पढ़ा। बस मंत्र के पूरा होते ही उसके बाल उसके सर पर वापस आ गए। उसके बाल वापस आते ही सासू माँ ने वो कर्चीफ ले लिया। अगर ये तेरे पास ही रहा तो तू फिर से कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। इसे मैं ले जाकर जला देती हूँ। जो भी हो, मेरे बाल वापस आ गए। इस टकले के साथ मैं बाहर जाती तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। हाँ, उसने सांस में सांस भरी। ग्रीडी बहू मैजिकल गणेश। एक दिन विमला शॉपिंग से जब घर लौट रही थी, मेरी मुश्किलें कब खत्म होंगी? अगर किसी अंबानी के घर पैदा होती तो सब कुछ बैठे बिठाए ही मिल जाता। वो सोच सोच कर चल रही थी कि तभी राजेंद्र नाम का आदमी उनके पास आया। दीदी, यहाँ कहीं गणेश जी की मूर्ति तैयार करने वाले हैं क्या? हाँ, जरूर है भाई। इस गली के पीछे सब वही लोग हैं। तुम्हें जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। जाओ जाओ। लेकिन दीदी, वो लोग मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं बना रहे। मिट्टी की मूर्ति नहीं बना रहे तो फिर केमिकल की बनी मूर्ति ले जाओ। नहीं दीदी, केमिकल से मूर्ति बनाने के लिए सरकार ने मना किया है, इसीलिए कहीं नहीं मिल रहे। लेकिन लोगों को केमिकल मूर्तियों की आदत हो गई है। शायद कोई चुपके से मूर्ति बेचने वाला मिल जाए। सुबह से ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई नहीं मिल रहा। इन मिट्टी की मूर्तियों का दाम बहुत ज्यादा है, कहीं सस्ते में मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। कहते हुए वो वहां से चला गया। उसके जाते ही विमला भी अपने घर चली आई। सोफे पे बैठकर राजेंद्र की बात को याद करने लगी। अभी कोई भी केमिकल की मूर्तियां नहीं बना रहा है ना, तो फिर वो सारे सामान सस्ते में ही मिल जाते होंगे। उन्हें खरीदकर मूर्तियां बनाकर उन पर मिट्टी का रंग लगा दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी मिट्टी की मूर्तियां महंगी भी बिकती हैं। मैं अभी जाकर वो सारा सामान खरीद कर लाती हूँ। ऐसा सोचकर वो बाजार गई। मूर्तियां बनाने का सारा सामान खरीदकर घर आ गई। अच्छा हुआ ये घर पर नहीं है। वो अगर घर पे ही होते तो ये सब कभी नहीं करने देते। ऐसा सोचकर उसने मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। सुबह से बैठकर शाम तक उसने काफी मूर्तियां तैयार कर दी थी। शाम होने पर, हाँ, आज के लिए काफी है। कल सुबह ही इन पर मिट्टी का रंग लगा दूंगी। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जाकर आराम करती हूँ।
ऐसा सोचकर वो खाना खाकर सो गई। जैसे ही विमला की आंख लगी, उसके सपने में गणपति जी आए। बेटी, केमिकल से मूर्तियां बनाना बुरा है, तुम उस काम को बंद कर दो। विमला को तुरंत होश आ गया और उसने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। तब तक सुबह हो चुकी थी। घर के सारे काम निपटाकर वो फिर से मूर्तियों के पास पहुंची। हाँ, अब रंग लगा देती हूँ। ऐसा कहकर उसने मूर्तियों पे रंग लगाना शुरू किया कि तभी गणपति जी प्रत्यक्ष हुए। बेटी, इस तरह लोगों को तकलीफ देने वाले केमिकल से मूर्ति बनाना अच्छा नहीं है। हैं? तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मैं भगवान हूँ, गणपति। क्या तुम सच में भगवान हो? मुझे विश्वास नहीं है। जाओ जाओ। नौटंकी के कपड़े पहनकर आ गए और कहते हो भगवान हो, गणपति हो। मैं सचमुच भगवान हूँ। तुम इस तरह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। जाओ यहाँ से। वो चिल्लाकर मूर्तियों को रंग डालने लगी। भगवान वहां से चले गए। मूर्तियों को रंग डालकर, हाँ, रंग डालना हो गया। ये बिल्कुल मिट्टी की मूर्तियां ही लग रहे हैं। किसी को शक नहीं होगा कि ये केमिकल की मूर्तियां हैं। अभी इन्हें बेचना होगा। ऐसा सोचकर वो घर के अंदर गई और एक बोर्ड पर कम दाम में मिट्टी की मूर्तियां मिलेंगी ऐसा लिखकर घर के बाहर लगा दिया। बोर्ड तो लग गई। अब लोग आएंगे। ऐसा सोचकर वो मूर्तियों के पास आई। घर के अंदर आते ही उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। मेरे मना करने पर भी तूने बोर्ड लगाया ना? अब देख तेरी गलतियों की तुझे कैसी सजा देता हूँ। विमला डरते हुए चारों तरफ देखती है। उन मूर्तियों के सारे चूहे बाहर आए और सभी मिलकर एक बड़ा सा चूहा बन गए। बाप रे, इतना बड़ा चूहा! वो चिल्ला रही थी कि वो चूहा एक एक कदम बढ़ाते हुए विमला की तरफ आ रहे थे। ये देखकर विमला डर के मारे वहां से भागने लगी। चूहा भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। विमला दौड़ते हुए सीधे अपने सास के घर पहुंची। विमला को आता देखकर सास बोली, क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे क्यों दौड़ रही है? तेरे पीछे कुत्ता पड़ गया क्या? कुत्ता नहीं सासू माँ, चूहा। धत, चूहे को देखकर कोई इतना दूर भागता है भला? थोड़ा डरा देती तो वो खुद भाग जाता। वो डराने से डरने वाला चूहा नहीं है सासू माँ। एक पहाड़ जितना बड़ा है वो मुझे निगलने आ रहा है। चूहा और तुझे निकलेगा? हाँ सासू माँ, वो दरअसल क्या हुआ कि उसने सारी बात अपनी सास को बताई। सारी बात सुन सास बोली, तूने क्या कम बेवकूफियां की थी कि तू अब ये मूर्तियां बनाने लगी? वैसे भी जब 2 बार भगवान जी ने मना किया था तो तूने उनकी बात क्यों नहीं मानी? मैंने नहीं सोचा था कि वो सचमुच के भगवान हैं। मैंने सोचा कि भगवान मुझे कैसे दिखाई दे सकते हैं। अब उन मूर्तियों के सारे चूहे मिलकर बड़ा चूहा बनकर मुझे ही डरा रहा है। आप ही मुझे बचा सकती हैं सासू माँ। कहकर वो रोने लगी। ठीक है, मैं तुझे एक जादुई गणपति की मूर्ति दूंगी, उसे ले जा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहकर उसने एक गणपति की मूर्ति उसे दी। उसे लेकर, बहुत शुक्रिया सासू माँ, कहकर वो अपने घर पहुंची। वो बड़ा चूहा उन मूर्तियों के पास ही खड़ा था। वो विमला को देखकर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार विमला निडर होकर सासू माँ का दिया मूर्ति लेकर खड़ी हो गई। उस मूर्ति को देखकर वो चूहा अपने बड़े आकार से वापस छोटा बन गया और मूर्तियों के पास चला गया। चूहे के जाते ही विमला अपने हाथ के मूर्ति को देखकर बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई स्वामी, माफ कर दीजिए।
आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। अपने गलती का प्रायश्चित करने के लिए 1000 मिट्टी की मूर्तियां बनाकर बांटो, वरना तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें कभी ना कभी भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है स्वामी। ऐसा कहकर उसने 1000 मिट्टी की मूर्तियां बनाकर लोगों में बांट दी। विमला घर पर बैठकर कुछ सोच रही थी। छी छी, ये सब क्या हो गया? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, कोई भी काम ठीक से नहीं होता। छी, ये सब मेरी बुढ़िया सास की वजह से ही हो रहा है। वो सोच रही थी कि उसे फोन आया। फोन उठाकर, हेलो। हेलो, कैसी हो? हाँ, हम सब ठीक हैं। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी दादी लगती हूँ। दादी माँ? मेरी दादी तो कब का ऊपर चली गई। आप कौन? हाँ, बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है ना? मेरे बच्चे नहीं हैं। स्कूल गए होंगे। खाना खाया? मैं बोल रही हूँ मेरे बच्चे ही नहीं हैं और तुम पागल वागल हो क्या? त्योहार पे बच्चों को लेकर घर आना। अरे कौन हो तुम? कहाँ की हो? चुपचाप फोन रखो। पहले ही मेरा दिमाग ठीक नहीं है, ऊपर से ये रॉन्ग कॉल को भी अभी आना था। ये पागल और बहरी दोनों लगती है। बाप रे, मेरा दिमाग खा गई। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे में चली गई। उसने फैन ऑन किया लेकिन ऑन नहीं हुआ। अरे, इस करंट को भी अभी जाना था क्या? बिना फैन के तो मैं पक जाऊंगी। हाँ, सासू माँ के घर जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। वो अपने सासू माँ के घर के लिए निकल गई। राह में कई लोग खेतों से अपने घर जा रहे थे। पड़ोस की वनजा उसके सामने आ गई। कहाँ चली गई थी दीदी? अनाज की मंडी तक गई थी दीदी। उन्हें साफ करने का काम बाकी है। फैन लेकर आई थी लेकिन 5 मिनट में एक बार करंट निकल जाता है। घर के बाहर ही काम खत्म करने की सोच रहे हैं। घर जाकर देखा तो वहाँ पंखा चल रहा था। करंट आ गया क्या सासू माँ? नहीं तो। नहीं आया क्या सासू माँ? फैन इतनी स्पीड से घूम रहा है और आप बोलती हो कि करंट नहीं है। फैन घूमने का मतलब करंट होने का है जरूरी। करंट से कोई काम धाम नहीं। सासू माँ, आप ठीक तो हो ना? अस्पताल लेके जाऊँ क्या या डॉक्टर को फोन करूँ? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए बोल रही थी कि आप पागलों की तरह बात कर रहे हो। फैन घूमने के लिए करंट नहीं चाहिए। मुझे लगता है आप पागल हो गई हो। आपके बेटे को अभी फोन करती हूँ। अरे चुप, मैं सच बोल रही हूँ। ये एक मैजिकल फैन है। इसे करंट की कोई जरूरत नहीं। जितने स्पीड में चाहिए उतने स्पीड में घूमती है। मैजिकल की बात सुनते ही विमला की आंखें चमक उठी। सासू माँ, घर में करंट ना रहने की वजह से मैं उस गर्मी को नहीं सह पा रही हूँ। इस फैन को मुझे दीजिए ना, मैं कल आपको लौटा दूंगी। उसने कहा और उस फैन को लेकर अपने घर चली गई और अपने फैन के नीचे आराम से सो रही थी। इस बुढ़िया के पास ये मैजिकल फैन कहाँ से आया होगा? वैसे भी ये फैन उसे वापस तो नहीं करने वाली ना। हाँ, आइडिया। ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, तो किसी भी काम की नहीं है। अब इस फैन से गांव में सभी लोगों के ध्यान अगर मैं साफ कर दूंगी तो बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगी। ये सारे पैसे अगर मैं अपने पति जी को दे दूं तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही करूंगी। बहुत अच्छा आइडिया है। दीदी, आपकी अनाज मैं साफ कर देती हूँ, लेकिन 2000 रुपए लगेंगे। 2000? अच्छा ठीक है, मगर कैसे करोगी? मैं कैसे भी करूं, तुम पहले पैसे तो दो। ऐसा कहकर उसने पैसे ले लिए। इस तरह
उसने सभी को यही बातें बताकर पैसे ले लिए। विमला ने वो फैन लिया और अनाज की मंडी तक पहुंच गई। वहाँ बहुत सारा अनाज के ढेर लगे हुए थे। ये देखकर पहले उस वनजा का काम खत्म करते हैं, वो अनाज के ढेर तक पहुंची। वहाँ वो बस फैन लगाने ही वाली थी कि बाकी किसान भी उसके पास आ पहुँचे। अरे क्या बेटी, तुमने तो बोला था कि पहले तुम मेरे ढेर पर फैन लगाओगी, पैसे लेकर किसी और का क्यों लगा रही हो? नहीं, पहले मेरे ढेर पर लगाओ। पहले आप नहीं, मैं सारे लोगों का फैन एक साथ ऑन कर दूंगी। ऐसा कहकर वो थोड़ी दूर पर अपना पंखा ले जाकर फैन ऑन कर देती है। उसके फैन की स्पीड की वजह से उस मंडी में रखे सारे अनाज के ढेर पूरी तरह हवा में उड़ जाते हैं। फैन के आसपास खड़े लोग भी हवा की वजह से उड़ जाते हैं। पलक झपकते ही पूरा मार्केट खाली हो गया। सारे किसान विमला के पास पहुँचे। अनाज साफ करने की बजाय तूने तो सारे अनाज ही उड़ा डाले। अब जो सारे अनाज चले गए हैं उन सबके पैसे की भरपाई तुझे ही करनी पड़ेगी। नहीं तो हम तुझे यही धूप में गाड़ देंगे, जलकर मर जाएगी। मैंने तो कुछ और सोचा था, ये सब क्या हो गया? अब इनको मैं पैसे अगर ना भरपाई करूं तो मुझे सचमुच ही धूप में गाड़ने वाले लगते हैं। ऐसा सोचकर उसने डर के मारे सारे किसानों को पैसे वापस कर दिए और अनाज के पैसे भी भरपाई कर दिए। अच्छा, सोचा था पैसे कमाऊंगी, मगर इधर तो उल्टा मुझे ही सारे पैसे दे देने पड़े। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।